हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल नीट जेई मास्टर क्लास में। आज अपन वर्क एनर्जी पावर पे सेवंथ लेक्चर बना रहे हैं और इसका जो टॉपिक होने वाला है वो है कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव एंड सेंट्रल फोर्स। इसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे और फिर मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको जो 12th में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी और भी ग्रेविटेशन में भी कई चैप्टरों में काम आता है कि भाई वर्क एक्सटर्नल जो वर्क डन है वो क्या होता है, डेल्टा यू होता है, और कंजर्वेटिव वाला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की सारी तरह की डेफिनेशंस कब पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। ये सारी बातें इस लेक्चर में होने वाली हैं, तो बने रहिए लेक्चर में, देखते रहिए अपने प्यारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। टॉपिक का नाम है अपना, जो है जैसे मैंने बताया आपको, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। ठीक, तो कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनका जो वर्क डन होता है ना, वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, केवल मंजिलों पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो कि मैं किसी पार्टिकल को यहां से उठा के और यहां पर लेके जाऊं, तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी, हालांकि मैंने पढ़ी नहीं, पर सबको पता है कि यहाँ पर अपन जीरो माने, तो यहाँ पर mgh मानकर, और अगर मैं बात कहूँ कि भाई यहाँ से पार्टिकल ऊपर गया, तो अगर मैं इसको ऐसे लेके गया तब भी वर्क डन mgh ही होगा, और अगर मैं इसको ऐसे लेके जाता इस रास्ते से तो भी वर्क डन mgh होता, अगर मैं इसको गोल गोल घुमा के लेके जाता तब भी वर्क डन mgh ही होता। अब कैसे होता कैसे नहीं होता वो पूरा इस लेक्चर में अपन कवर करेंगे, जितना भी लंबा लेक्चर जाएगा इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देकर ही आपको छोड़ेंगे। क्लियर? तो जैसा कि मैं कह रहा था कि भाई इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता कि किस रास्ते से लेकर गए थे। ऐसे फोर्स, ठीक, जिनका वर्क डन रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल जगह पर डिपेंड करता है, उन फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है सर, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव किसको कहते हैं? ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन रास्तों पर डिपेंड करता है कि आप कितने रास्ते से लेकर गए, कितना लंबा रास्ता आपने तय किया या कौन सा रास्ता आपने तय किया, इस पर डिपेंड करता है, तो उसे बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि फ्रिक्शन वाला फोर्स, मैं आपको एग्जांपल साथ बताऊं। जैसे कि इस पेन की टिप को यहां से यहां ले जाने में, यहां से यहां ले जाने में जो वर्क डन होगा वो mgh होगा। ठीक, अब मान लो मैं इसको ऐसे 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 फिर ले जाता हूँ तो भी mgh होगा। अगर मैं इसको 10 बार इधर घुमा फिरा के फिर लेके जाऊं तो भी ऊपर mgh ही होगा। लेकिन अगर वही चीज मैं यहाँ बोर्ड पे करूं, एक बार ऐसे करूंगा तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ रहा है। ठीक, ऐसे अगर मैं सीधा ले जाऊंगा तो कम काम करना पड़ेगा, और ज्यादा घुमा फिरा के ले जाऊंगा तो और ज्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब फ्रिक्शन वाला वर्क डन जो है वो रास्ते पे डिपेंड करता है। तो अपन मोटा मोटा अपने को यहाँ पता चल गया कि फ्रिक्शन वाला जो वर्क डन है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि वो रास्ते पर डिपेंड करेगा। भाई कितना ज्यादा आप खींचते रहोगे पेन को, उतना ही आपको फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। और जो वर्क डन जो ग्रेविटी वाला है, यहाँ से उठाया यहाँ लेके गए mgh, तो वो किस पे डिपेंड करता है, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए उसे कंजर्वेटिव कहेंगे। तो फिर से बात चली कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है, आपने एक बार डेफिनेशन बता दिया, चलिए ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स और क्या क्या हो सकते हैं? एक तो अपने बताया जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसको मोटा मोटा ऐसे बोला गया कि भाई ऐसे फोर्सेज जो सेंट्रल फोर्स होते हैं वो सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। मतलब एक नई बात आ गई बीच में अब कि सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं। तो बेटा सेंट्रल फोर्स वो होते हैं जो एक फिक्स सेंटर की तरफ लगते हैं, उन फोर्स को क्या कहते हैं अपन, सेंट्रल फोर्सेज। जैसे कि आपने, अगर जैसे अभी आप 11th के बच्चे हो तो आपने इसमें से एक भी नहीं पढ़ा होगा जो मैं एग्जांपल दूंगा, ना तो आपने स्प्रिंग पढ़ी होगी, ना इलास्टिक फोर्स पढ़ा होगा, ना ही आपने इंटरएटॉमिक फोर्स पढ़ा होगा, ना ही आपने ग्रेविटेशनल पढ़ा होगा, ना ही आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा। तो आप केवल 11th के बच्चे हो तो आप केवल ये समझ सकते हो कि जो भी अपन फोर्स में आपको बोल रहा हूँ अभी, वो अपन भविष्य में पढ़ने वाले हैं। पर अगर ड्रॉपर बैच के बच्चे हो तो आपने सुना हुआ तो होगा ही सब कुछ। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक मास है, धरती है, लेट्स सपोज, और उस पर एक सेटेलाइट उसके आसपास घूम रही है। सेटेलाइट जैसे कि धरती का सेटेलाइट जैसे अपना चंद्रमा होता है, वैसे ही अपनी सेटेलाइट होती है। तो सेटेलाइट घूम रही है इसके अक्रॉस, ठीक, तो सेटेलाइट फोर्स किधर लगता है, अंदर की तरफ लगता है। कौन सा लगता है, GMM डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है सर, ये वाला फोर्स। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे कि मान लो ये प्लस चार्ज है और कोई इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द ऐसे घूम रहा है, तो ये इस पे जो फोर्स लगता है, ये अंदर प्लस ही कर लो, अंदर बाहर माइनस ही, तो इस पे फोर्स लगता है K × E × डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये फोर्स भी किधर लगता है, अंदर की तरफ, सेंट्रल फोर्स। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एक फिक्स सेंटर की तरफ जो फोर्स लगते हैं उन्हें सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। क्लियर? ओके सर। इसके अलावा ये भी कहा गया कि भाई सेंट्रल फोर्स कहीं ना कहीं जो है, जो इनवर्स लॉ को फॉलो करते हैं वो तो 100% है ही। फिर जैसे कि उसमें दो आ गए अपने, ग्रेविटेशनल वाला और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला। इसके अलावा भी सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन ये नहीं है
कि ऐसा फॉलो करे। सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि केवल उसकी दूरी पर वो फोर्स डिपेंड करेगा और फोर्स हमेशा एक सेंटर की तरफ लगेगा। तो आप देखिए पार्टिकल कहीं पर भी जाए उसका फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ही रहने वाला है। क्लियर है? इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, सेंट्रल फोर्स। मतलब कि ऐसे फोर्स जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर का, तो ये दो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल। ये तो सेंट्रल फोर्स है ही मतलब ये तो। इसके अलावा भी कुछ फोर्स है, जैसे कि इलास्टिक फोर्स हो गया, स्प्रिंग का फोर्स हो गया, इंटरएटॉमिक फोर्स हो गए। यहाँ पे स्प्रिंग का फोर्स मैं आपको एग्जांपल जरूर लेना चाहूंगा। स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, देखिए हमने आपको एनएलएम में बताया था कि F इक्वल टू के एक्स। ठीक, ये मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ। वेक्टर वाइज अगर बात करें तो F इक्वल टू माइनस का के एक्स, ये था अपना वेक्टर वाइज। क्लियर? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अभी तो मतलब हमें लग रहा था कि सेंटर की तरफ लगेगा, तो उसके लिए तो एक सेंटर होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए। देखिए इन दोनों में सेंटर भी था, सर्कल भी था, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, हमने ऐसी कोई डेफिनेशन में नहीं बोला कि सर्कल होगा या एलिप्स होगा या कुछ भी स्फीयर होगा, ऐसा हमने कोई बात नहीं की। हमने बस ये कहा था कि एक फिक्स पॉइंट होगा और उस पॉइंट की तरफ आपका फोर्स लगता रहेगा, ऐसे फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहेंगे, हमने इतना बोला है सिर्फ। क्लियर है? तो स्प्रिंग का फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है। चलिए दिखाते हैं कैसे। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने एक स्प्रिंग को, एक ब्लॉक यहां पर था, आपने फोर्स लगाया इधर, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आप जब इसको आगे लेके जाओगे, ठीक, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट आगे होगा, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स ऑफ स्प्रिंग किधर लगेगा, पीछे। भाई आप इसको ऐसे आगे खींचोगे तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग किधर लगेगा, पीछे। अगर आप इसे कंप्रेस करोगे, पीछे की तरफ धक्का दोगे, तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग किधर लगेगा, आगे। तो आप ध्यान से देखना, जब आपने आगे खींचा तो एक्स डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ, तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग किधर लगा, पीछे। स्प्रिंग उसे कहती है मत खींच। और अगर आपने कंप्रेस करा, फोर्स बाहर से ऐसे लगाया, तो स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो वो कह रही है दूर जा, कंप्रेस मत कर, तो फोर्स लग रहा है इधर। तो आप दोनों तरफ देखोगे तो फोर्स इस पॉइंट की तरफ लगा। मैं अगर उस ऊपर ले चलूं तो बेसिकली पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पे ही फोर्स लगा। बेसिकली जब आप उसको दूर खींचे तो भी फोर्स इधर लगा, कंप्रेस किए तो भी फोर्स इधर लगा। तो इसलिए ये पॉइंट हो गया ना, देखो आपका, तो ये हो गया आपका सेंटर। सेंटर का मतलब ये नहीं कि हमेशा एक सर्कल होगा या स्फीयर होगा उसका ही सेंटर होगा। सेंटर मतलब ये है कि एक पॉइंट है और आप कहीं पर भी मोशन करवाओ, उधर करवाओगे तो इधर लगेगा, इधर करवाओगे तो इधर लगेगा। तो बेसिकली ये जो पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया आपका सेंटर। इसलिए स्प्रिंग वाला फोर्स भी क्या कहलाता है, सेंट्रल फोर्स। क्लियर है क्या? अब जो सेंट्रल फोर्स है जितने भी क्या क्या है अपने, जैसे जो मैंने मोटे मोटे बताए आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशनल, इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स और इंटरएटॉमिक फोर्स, तो ये जितने भी फोर्स अपने हैं, ये जो फोर्स हैं ये सारे सेंट्रल फोर्स हैं। और सेंट्रल फोर्स सारे क्या होते हैं अपने, कंजर्वेटिव होते हैं। क्लियर है क्या? ठीक, देख बेटा मोटा मोटा मैं आपको डेफिनेशन यहाँ बता देता हूँ। जैसे आपके पहले लोगे फोर्स, फोर्स कैसे कैसे होते हैं, उसके दो रूप है, एक है अपना कंजर्वेटिव और एक है अपना नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वो होते हैं जिसका रास्ते पर डिपेंड नहीं करता वर्क डन। अब कंजर्वेटिव के अंदर आगे सेंट्रल फोर्स, तो सेंट्रल फोर्स जो है वो उसकी दो तरह की डेफिनेशन है, या तो ऐसे ऐसे फॉलो करेंगे तो है ही, इसके अलावा और भी उसके वर्जन, बस एक सेंटर होना चाहिए। और नॉन कंजर्वेटिव जो है, जो कि वेलोसिटी डिपेंडेंट होते हैं, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि ड्रैगिंग फोर्स, एयर का ड्रैग फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स, ठीक, ड्रैगिंग फोर्स हो गया एयर का, मतलब कि जब हम बाइक पे चलते हैं तो हमें जो पीछे फोर्स लगता है वो वाला फोर्स हो गया। फ्रिक्शन का फोर्स हो गया। ये इसके दो तीन एग्जांपल इसके हैं। तो अब मोटा मोटा फिर से मैं आपको बताऊं, पहले फोर्स, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का वर्क डन रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, मंजिलों पर डिपेंड करता है, इनिशियल फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। नॉन कंजर्वेटिव इधर आगे, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन जो है रास्ते पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है। और ये दो तरह के जनरली अपने सिलेबस में होते हैं। एक तो है अपना वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, जो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ड्रैगिंग फोर्स, एयर का फोर्स, या फिर फ्रिक्शन का फोर्स। तो ये बात है। क्लियर? ओके सर, ये बात है मोटा मोटा। तो अब अगर अपन इसमें थोड़ा सा मिटा देता हूँ, मैं बोर्ड पूरा भर गया। तो स्प्रिंग फोर्स भी अपना एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि उसका फोर्स भी एक फिक्स पॉइंट की तरफ लगता है, आप चाहे कंप्रेशन करें या चाहे उसमें एक्सटेंशन करें। ये बात है। क्लियर है? अच्छा जी सर। अब और क्या क्या कर सकते हैं इसमें, भाई देखिए मोटा मोटा सारा आपको मैंने बता ही दिया है। कुछ इसमें अंतर होते हैं, कंजर्वेटिव में पाथ डिपेंडेंट होता है, नॉन कंजर्वेटिव में पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। सॉरी क्या बोल दिया, उल्टा बोल दिया, कंजर्वेटिव में उल्टा बोल दिया,
कंजर्वेटिव में पाथ पे डिपेंड नहीं करता वर्क डन, और नॉन कंजर्वेटिव में पाथ पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव में जो वर्क किया वो अपना रिकवरेबल होता है। आप जो वर्क डन करोगे वो आप रिकवर, मतलब आप उससे कोई और काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक बॉडी को ऊपर उठाया, अब मैं उसको छोड़ूंगा धड़ाम से नीचे गिरेगा तो जो एनर्जी मैंने दी थी वो काइनेटिक एनर्जी में हमें वापस मिल जाएगी। और नॉन कंजर्वेटिव में रिकवरेबल नहीं होता। एक बार जो आपने ऐसे फ्रिक्शन करा, जो हीट में लॉस हो गया, तो ये हीट में लॉस हो जाता है, इसलिए रिकवरेबल जो है पूरी तरह रिकवरेबल नहीं होता। हाँ, कुछ अमाउंट हो सकता है, कुछ अमाउंट नहीं होगा, ऐसे होगा। इसके अलावा जो कंजर्वेटिव फोर्स है उससे इंटरनली, मतलब इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स जो है उससे आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बदल सकते हैं। इस पे हम काफी लंबी चर्चाएं और करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी है, उसके पास अभी कुछ भी एनर्जी नहीं है, मैंने उसको ऊपर लेके गया, जैसे मैं उसको ऊपर ले गया तो हमारे उसके पास एमजेज एनर्जी आ गई, ठीक। तो मैं उसको ऊपर ले गया तो एमजेज एनर्जी आ गई। अब मैं उसको ऊपर से छोड़ रहा हूँ तो यहाँ पर उसके पास एमजेज एनर्जी है ना, तो जब छोड़ूंगा तो नीचे क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी। पर वो पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक हो जाएगी, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी उसमें उतनी ही रहेगी जो मैंने उसको एमजेज एनर्जी दी थी। तो ऐसे, तो वो मैंने एक्सटर्नल किया इसलिए वर्क डन आया। तो जो इंटरनल वर्क, इंटरनल जो फोर्सेज की वजह से वर्क डन होते हैं, उससे केवल और केवल आपका क्या चेंज हो सकता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी या फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी। और उन दोनों का सम जो होगा मैकेनिकल एनर्जी, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये कुछ बातें अपनी इसमें खास खास होती हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में। अब इसमें अगर क्वेश्चन देखें अगर अपन, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि मान लीजिए ये है 3 जूल का वर्क किया आपने ए से लेके बी तक, और अगर बी से लेके सी तक आपने 4 जूल का वर्क किया, तो अगर मैं सीधे इसको ए से सी ले जाऊं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, बताइए, कोशिश कीजिए कितना करना पड़ेगा। चलिए, तो हम आपको बता देते हैं, इधर 3 किया, इधर 4 किया। मोस्ट ऑफ बच्चों का आंसर 5 आ रहा होगा, क्योंकि 90 डिग्री पर आपको दिख रहा होगा। बेटा ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको 90 डिग्री और इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, इसमें मैंने कहा है, मतलब अगर नहीं कहो तो कहे तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की बात कर रहे हैं अपन, तो 3 और 4 7, तो आंसर आएगा 7 जूल। क्लियर। इसमें इस तरह के सवाल भी आते हैं कि एक रास्ता है ऐसे करके इधर चले गए, एक रास्ता ऐसे करके इधर ले गया, एक रास्ता ऐसे करके इधर ले गया। तो रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3 कंजर्वेटिव फील्ड में लेके गए, तो बताओ किसका वर्क डन ज्यादा, किसका वर्क डन कम। तो बेसिकली तीनों का ही वर्क डन सेम है। ऐसे क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन इसमें रहते हैं। एक दो क्वेश्चन में अगर मुझे कोई दिख जाए तो मैं आगे जाके बुक में देखता हूँ, वरना तो अपन आगे बढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी, हाँ, which of the following statement is not true for work done by conservative force। इस एक दो क्वेश्चन के बाद अपन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। which of the following statements is not true for work done by conservative forces। it does not depend on path। जैसा कि मैंने आपको समझाया, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, तो सही बात नहीं करता। दूसरा, इट इज इक्वल टू द थ्री डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। अच्छा, ये तो यार पढ़ा ही नहीं है ना, तो ये तो अपन ने अभी अभी वर्क डन मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए ये सिर्फ ये क्वेश्चन मैं अभी के लिए स्किप करता हूँ, है ना। या फिर हाँ यार, पढ़ा ही नहीं तो कैसे बताएंगे आंसर। अगला, which of the following statement is incorrect for a conservative field, work done in going from initial to final position is equal to change in kinetic energy of the particle। इनिशियल से फाइनल जाने में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर ही होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, वर्क डन इज गोइंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो सही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, सही है। वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ बट नॉट ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, रास्ते पर डिपेंड करता है और रास्ते इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, कंजर्वेटिव का बोल रहा है। और इनकरेक्ट पूछा था, तो यही इनकरेक्ट है। एक ऑप्शन, दो ऑप्शन और भी है। वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ बट डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल, बिल्कुल सही बोला। वर्क डन ऑन पार्टिकल इन द फील्ड राउंड ट्रिप इज जीरो, हाँ, तो राउंड ट्रिप पे जीरो होता है कंजर्वेटिव में, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से हाथ घुमाना शुरू करा, वापस यहीं पे आ गया, वापस यहीं पर आ गया, वापस यहीं पर आ गया, तो यहाँ पे वर्क डन जीरो है। लेकिन अगर यही हाथ में ऐसे बोर्ड पे घुमाऊं तो इसमें वर्क डन जीरो नहीं है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो रहा है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो रहा है। जितनी बार घुमाऊंगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा। तो इसलिए वर्क डन अराउंड ए राउंड ट्रिप इन ए कंजर्वेटिव फील्ड इज जीरो, बट नॉन कंजर्वेटिव में जीरो नहीं होता है। क्लियर, ठीक है। तो चलिए इन दो चार क्वेश्चनों के साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं अभी।
क्योंकि अभी ज्यादा क्वेश्चन बने नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी, अपना अब नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के बारे में काफी बातें मैंने आपको बताई। अब हम बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए बेटा, बेसिकली क्या होता है, जो अपने कंजर्वेटिव फोर्स थे, बेसिकली हमारे लिए वो अच्छे फोर्स है, अच्छे से हम उन्हें ज्यादा पढ़ते हैं। अपने ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल चैप्टर में जो पढ़ते हैं वो अलग से, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फोर्स हो गया पूरा, फिर स्प्रिंग फोर्स हो गया, फिर और भी जो अपन इस तरह के फोर्स पढ़ते हैं, तो वो सब अपन ज्यादा पढ़ते हैं, तो वो कंजर्वेटिव वाले ज्यादा हैं, क्लियर। और नॉन कंजर्वेटिव में जैसे फ्रिक्शन हो गया, और या फिर वेलोसिटी डिपेंडेंट या विस्कस फोर्स हो गए, ये सब तो वो रास्ते पे डिपेंड करता है, जबकि कंजर्वेटिव रास्ते पे डिपेंड वर्क डन नहीं करता। अब ये बात है, ठीक है। तो इसमें जो अपना कंजर्वेटिव वाला होता है ना, इसी की ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, मतलब कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उन्हीं की ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। जो नॉन कंजर्वेटिव है उनकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। जो बच्चा लीडर का बच्चा है, ड्रॉपर बच्चा है, उसे पता है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। और जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि इंटर एटॉमिक फोर्सेस की पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी ये है, या विस्कस फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी ये है, ड्रैगिंग फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी ये है, क्योंकि होती नहीं। तो होती ही उनकी है, किसकी, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसलिए उसी के बारे में पढ़ा जाता है। तो पहली बात तो ये कि भाई होती किसकी, कंजर्वेटिव की होती है, इसलिए अपन कंजर्वेटिव फोर्स जितने भी होते हैं उन सब की अपन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। आई मीन पूरे 2 साल में पढ़ते हैं अपन 11th 12th के फिजिक्स में। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। अब डेफिनेशन क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी की 2 डेफिनेशन थी। पहला तो ये था, कोई पार्टिकल अगर रेस्ट में है, उसे चलाने में जो वर्क डन किया, और जो वर्क डन उसके अंदर हमने कर दिया, तो वो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बनकर जो स्टोर हो गया है, वो वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी है। या फिर कोई चल के आ रहा था, हमने उसे रोका, और उसे रोकने में जो हमने कार्य किया, वो वर्क, वो कार्य ही उसके अंदर उस वक्त की काइनेटिक एनर्जी था जिसे हमने रोका। इसको मैंने काफी डिटेल में आपको लेक्चर नंबर 3 में शायद बताया था, जो एनर्जी वाला लेक्चर मैंने कवर किया था। तो ये बात है। तो ऐसे ही इसकी भी 2 तरह की डेफिनेशन है। एक तो ये है कि यहां से किसी पार्टिकल को अपन ऊपर लेकर जाए, मतलब इसकी मेन डेफिनेशन ये है कि भाई किसी एनर्जी पोजीशन या अपने कॉन्फ़िगरेशन या अपनी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पार्टिकल में होती है, जो किसी बॉडी में होती है, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मतलब कि अदर भाषा में कहें, इस हिंदी भाषा में कहें अगर, कि अपनी स्थिति की वजह से जो एनर्जी होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थिति की वजह से जो एनर्जी होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ऐसे ही इंग्लिश में क्या हुआ, एनर्जी पोजेस्ड बाय ड्यू टू पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पार्टिकल या बॉडी, इट इज कॉल्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या? अब इसमें ये होती कितनी है, मतलब डेफिनेशन वाइज बात करें, एक तो डेफिनेशन होगी बीच से, बाकी 2 डेफिनेशन और है कि भाई कैसे इसको बताया जाता है। तो देखिए 2 तरीके से बताया जाता है कि कोई पार्टिकल यहां पर बैठा हुआ है और उस पर कंजर्वेटिव फील्ड किधर लगेगा। कंजर्वेटिव मतलब संरक्षी बल। अच्छा यार, हिंदी वाले बच्चे सुन रहे हो तो कंजर्वेटिव मतलब संरक्षी बल, और नॉन कंजर्वेटिव मतलब असंरक्षी बल होता है। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत आप काम चला इस बात से। देखिए, तो कंजर्वेटिव फोर्स किधर लग रहा है, नीचे mg। संरक्षी बल कहाँ लग रहा है, नीचे mg। मैंने अगर इसको ऊपर ले जाना है तो ऑफ कोर्स मैं mg के बराबर फोर्स लगाऊंगा और ऊपर लेके जाऊंगा। मैं इसको ऊपर बैठा दूंगा तो भाई साहब ये h हाइट से ऊपर चला गया। सबसे पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mgh, और ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है, जबकि इसका डिफरेंस जो होता है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कि मान लीजिए यहां पर अगर मैं 0 कह रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पर अगर h हाइट है तो यहां पर mgh हो जाएगा। क्लियर? अब ये जो डिफरेंस है, ये कोई भी देखिए डिफरेंस इतना ही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ 0 कहता हूं तो फिर यहाँ पर कुछ और बोलना पड़ेगा मुझे। मतलब कि कहीं पर 0 मानकर ही, कहीं पर 0 मानकर ही अपन किसी हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं mgh1। बट अगर यहाँ पर अपन 0 माना है, तो अगर मान लो मैं यहाँ पर बात करूं और ये h2 हाइट है, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी mgh2 होगी। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं और अगर ये h3 हाइट है, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी mgh3 होगी। वो तब है जब यहाँ पर 0 मानी है तब। क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी एक जगह पर 0 मानकर, इससे रिलेटिव क्वांटिटी है ना, उसका डिफरेंस जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी, बट जो रिलेटिव क्वांटिटी होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 मानोगे तब आप mgh यहाँ पर बोलते हो।
तो यहाँ पर मैंने जीरो माना, इसलिए यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है। पर लेट सपोज किसी के मन में आए कि सर यहाँ जीरो मान लो किसी ने यहाँ जीरो मान लिया, तो फिर यहाँ पर कितनी होगी? तो फिर यहाँ पर होगी एम जी एच टू माइनस एच वन, क्योंकि ये हाइट एच टू है, ये एच वन है, तो ये जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? एच टू माइनस एच वन। ये क्लियर है क्या? तो इस बात को बेटा समझना, अगर मान लो यहाँ जीरो है तो यहाँ एम जी एच वन, यहाँ एम जी एच टू, यहाँ एम जी एच थ्री, बट अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ पर फिर एम जी एच टू माइनस एच वन होगी। क्लियर है? और अगर यहाँ जीरो है, यहाँ पर एच थ्री माइनस एच वन आना चाहिए था, मैंने जल्दबाजी में एच थ्री माइनस एच टू लिख दिया है, कृपया इसको इग्नोर करें। एच थ्री भाई साहब जहां पर भी आप खड़े हो उससे ऊपर जो हाइट है वही एम जी एच आपको करना है। अब वो एच चाहे कुछ भी हो, एच थ्री माइनस एच टू हो, एच टू माइनस एच वन हो, या सिंपल एच हो, एच वन हो, एच टू थ्री, कुछ भी हो। तो कहीं जीरो मानते हैं अपन, उसके ऊपर ऐसा मानते हैं। खैर अब फिर से ओरिजिनल वाले पे आते हैं। यहाँ जीरो माना था, और अगर मान लो कोई एच फोर नीचे की तरफ है तो यहाँ पर माइनस का एम जी एच फोर होगा। अगर मान लो एच फाइव और नीचे की तरफ है तो यहाँ पर माइनस का एम जी एच फाइव होगा। इसका मतलब ये है कि कहीं पर अगर रेफरेंस फ्रेम है तो उससे ऊपर पॉजिटिव है, उससे नीचे नेगेटिव है। ओके, क्लियर है बात? ठीक है सर, ये बात है कि रेफरेंस जो है आपको मानना पड़ता है और रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आंसर बताना पड़ता है। और इसका बहुत ज्यादा यूज मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको करवाऊंगा, जब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। अभी के लिए मैंने आपको एक थ्योरी बता दी कि ऐसा होता है। अब सुनो, मान लो कि मैंने इस पे mg वर्क फोर्स नीचे लगा था, कंजर्वेटिव फोर्स, तो मैंने फोर्स जो लगाया ऊपर की तरफ। अब बेटा जो मैंने फोर्स लगाया उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स एक्सटर्नल, और इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, एफ कंजर्वेटिव। क्लियर है क्या? ओके, तो जो मैंने इस पे वर्क करा, तो वो वर्क जो मैंने करा तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, mgh हो गई इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बाद में। तो बेसिकली डेफिनेशन में ये बोला गया कि वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब आप सोच के बताओ कि मैंने इस ऑब्जेक्ट पे कितना, देखो mg ऊपर लगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, मैंने जो किया वो फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, तो वर्क डन कितना करा? mgh। अब जो वर्क डन मैंने किया है वही इसके अंदर क्या बन के स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या बॉडी। क्लियर है क्या? अब यहां पर अगर मान लीजिए मैं इसको उल्टे शब्दों में कहूं, जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी के पास mgh एनर्जी पहले से ही है और वो नीचे की तरफ आया, और नीचे आने के बाद उसकी जो है एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। तो उसकी एक और डेफिनेशन है, उल्टी डेफिनेशन। उल्टी ऐसे कि भाई पहले से उसके अंदर एक एनर्जी थी mgh, ठीक है? ओके, तो उसके अंदर जो एनर्जी थी ना वो इतनी है कि एक कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करे बॉडी पर, एक कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करे बॉडी पर और उसको रेफरेंस फ्रेम तक ले आए। रेफरेंस फ्रेम तक मतलब जहां पर जीरो आपने माना है। तो वो जो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स ने किया ना, वो वर्क डन ही उसके अंदर उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी था। काफी अजीब है ना? फिर से बोलता हूं, इसको मैंने यहां छोड़ा है, वास्तव में इसके पास कितनी एनर्जी है? mgh है, पर कहने का तरीका दूसरा है। वो कहना ही चाह रहा है कि आप इसको छोड़ दो। अब बताओ कौन फोर्स करेगा, कौन वर्क करेगा? कंजर्वेटिव नीचे लाएगा उसको, mg नीचे लाएगा, नीचे आ जाएगा, वो नीचे आएगा। ठीक, तो रेफरेंस फ्रेम तक लाने में कंजर्वेटिव के द्वारा किया गया वर्क डन कितना है? mgh। तो ये उस वक्त उसमें उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी थी, ऐसा स्टेटमेंट है। ऐसे दो बड़े बड़े स्टेटमेंट होते हैं, दो तीन लाइन के, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तीन बातें हैं। पहला तो है कि पोटेंशियल एनर्जी होती किसकी है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की ही होती है। फिर तो चार बातें होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, क्या होता क्या है भाई? पोजीशन की वजह से या स्थिति की वजह से जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। बाकी दो डेफिनेशन है कि भाई एक्सटर्नल जो फोर्स होता है कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क करता है, वो वर्क उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। क्लियर है? और या फिर जो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इतनी होती है कि उसे वहां से छोड़ दो आप, और वहां से जो अपना कंजर्वेटिव फोर्स उसे पे जो वर्क डन करेगा, वो वर्क डन उसके अंदर उस वक्त की पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन रेफरेंस फ्रेम में आने तक। क्लियर है क्या? ठीक ठीक है, तो डेफिनेशनल बातें पूरी हुई, खत्म। अब इसको कैसे दिया जाता है? बेसिकली बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है। बड़ा इन द सेंस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इन द सेंस लार्ज, कहते हैं लार्जर देन लाइफ, ऐसे रोल होते हैं कुछ मूवीज में। तो ऐसे बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू माइनस टाइम ग्रेडियंट ऑफ U। तो पहली बात तो ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है आपका d बाय dx किसी चीज का i के प्लस d बाय
डी वाई, सॉरी डी नहीं है, बेसिकली डेल है, तो थोड़ा मोड़ के लिख रहा हूँ, किसी चीज का जे के डेल बाय डेल आपका जेड साथ में के कैप, मतलब कि एक ऐसा ऑपरेटर होता है, मैथमेटिक्स से हमने लिया है उधार, जिसमें आपको जो है सिर्फ ब्रैकेट में वो संख्या डालनी है या वो चीज डालनी है जिसका आपको ग्रेडियंट करना है, क्लियर, तो वो अपन डाल देंगे, साथ में आई कैप जे कैप के कैप ये खुद लेकर आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो बच्चे ड्रॉपर बैच के हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ये बहुत काम आएगा, ग्रेविटेशन में भी काम आ सकता है ना, वर्क एनर्जी पावर में चल ही रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। जिस बंदे को वर्क एनर्जी पावर, जो खासकर आज से शुरू हुआ है, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होते, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बड़ी दिक्कत आती है, कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में नहीं आता। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तब समझ में आएगा जब ये बात समझोगे, ये बात समझोगे तब वो अपने आप समझ में आ जाएगी, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस फोर्स तो बदलेगा के क्यू क्यू टू, समझिए, बाय आर स्क्वायर। तो ये जो ग्रेडियंट है वहां पर भी ऐसा पढ़ाया जाता है, क्लियर है। तो ठीक है, तो ग्रेडियंट को रख दो भाई साहब, तो चलो रख देते हैं, क्या किसका है, यू का, साथ में माइनस लगाना है, तो माइनस टाइम डेल यू बाय डेल एक्स आई के, माइनस टाइम डेल यू बाय डेल वाई जे के, माइनस टाइम डेल यू बाय डेल जेड के कैप। तो आपका ये बन गया भाई साहब पूरा फोर्स। बेसिकली वास्तव में ये होता है, अगर किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई और जेड एक्सिस पे डिपेंडेंट है, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 जाए, एक्स वाई जाए, कुछ भी एक्स वाई जेड तीनों पे, तो उसका फोर्स ऐसे दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। पर हम मेडिकल लेवल पे खासकर ज्यादा ऐसा पढ़ते हैं कि सिंगल फोर्स पढ़ते हैं। मान लो कि सिंगल एक्सिस है, सिंगल एक्सिस, तो सिंगल में आप जनरली एक्स ही पढ़ोगे, फिर तो सिंगल एक्सिस अगर है तो बताओ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, तो वो होगा माइनस का डी यू बाय डी एक्स। अंतर है बेटा, इसमें देखिए मैंने प्रॉपर डी यूज किया है जबकि इसमें डेल है, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये है पार्शियल और ये है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, तो इसमें डेल है इसमें डी है, तो डी यू बाई डी एक्स। ऐसे ही वाई डायरेक्शन का आ जाएगा डी यू बाई डी वाई माइनस के साथ, ऐसे जेड का ऐसे आ जाएगा। अब इस पे बहुत चर्चाएं होनी है, अगले 1 2 3 लेक्चर अपन इस पे खूब चर्चाएं करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल तो डेफिनेशनल पोर्शन चल रहा है कि हाँ भाई पोटेंशियल एनर्जी ऐसे डिफाइंड होती है। अब यहाँ पर एक खास बात है कि अगर मैं इस फोर्स को ऐसे रखूं और आपको बोलूं कि डी यू क्या है, तो आप इसको उधर ले जाओगे, एफ एक्स और डी एक्स और माइनस और इंटीग्रेशन लिमिट आप x1 से x2 और लिमिट इसकी u1 से u2। तो बेसिकली मान लो कि इंटीग्रेशन हो गया, तो ये बन जाएगा डेल्टा यू u2 माइनस u1, तो ये बन जाएगा डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस टाइम, और ये बन गया आपका वर्क डन, तो माइनस टाइम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, तो डेल्टा u इज माइनस टाइम वर्क डन कंजर्वेटिव बन जाता है, क्योंकि ये फोर्स किसका था, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का ही वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का ही फोर्स है ये, तो इसलिए ये फोर्स, ये वर्क डन किसका है, कंजर्वेटिव का ही है, माइनस बार अलग से लगा हुआ है, तो माइनस टाइम दिस। ये है पूरी की पूरी किताबी डेफिनेशंस, और ऑफ कोर्स हमें ये याद रखनी है, पर मैं आपको इसको फील करके समझाता हूँ कि डेल्टा यू इक्वल टू माइनस का वर्क डन ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और बाकी अदर कई चैप्टरों में भी ये काम आता है, इसमें तो आएगा ऑफ कोर्स। तो इसको थोड़ा सा और ढंग से समझते हैं कि चीज क्या है, ये क्लियर है। तो इस चीज के लिए ही आपको यहाँ तक लेक्चर में आना ही आना था, क्योंकि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इसको अपने तरीके समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। इस बात को समझेंगे बेटा, जो बच्चे ड्रॉपर बैच के हैं आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशनल और वर्क एनर्जी पावर, तीन तो कंफर्म, बाकी कहीं पर भी ये कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है, क्लियर है क्या। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ, अपने हिसाब से आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊं, ठीक, दो लोग बोलते हैं मैं ये कॉन्सेप्ट काफी सही समझा देता हूँ, चलिए तो मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। देख बेटा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनिशियल जीरो, उस पर एक एम मास है, नीचे की तरफ फोर्स एम जी लग रहा है, और हम उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। मैंने उसमें फोर्स लगाया एफ एक्सटर्नल एम जी, और उसको मैं ऊपर ले गया, उससे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो गया एम जी एच, क्लियर है क्या, वही डायग्राम फिर से बनाया। अब समझते हैं आप क्या हो रहा है, देखिए बेसिकली यहाँ पे दो तरह के वर्क डन हो रहे हैं, एक तो वो जो ग्रेविटी कर रही है और एक वो जो मैं कर रहा हूँ। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, हिंदी में वर्क डन बाय बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, और कंजर्वेटिव को बोलते हैं संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य। तो बाहरी बल, मैं बाहरी हूँ इसके लिए, तो ये एम जी तो उसका खुद का है, ग्रेविटेशन धरती का, मैंने ऊपर फोर्स लगाया। तो बेसिकली क्या होता है कि हम मानते हैं कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही क्या है, जीरो। हम रेस्ट टू रेस्ट लेकर गए हैं, रेस्ट टू रेस्ट कैसे लग जाते हैं सर, जैसे ये है, अब इसको ले जाना शुरू करूंगा, ये देखो रेस्ट टू रेस्ट, तो रेस्ट टू रेस्ट अपन लेके जाए तो उसमें कोई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होता।
तो समेशन ऑफ ऑल द वर्क डन्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय क्या, कंजर्वेटिव। सॉरी, मुझे यहाँ पर ढंग से लिखना चाहिए कि भाई ग्रेविटी ही कंजर्वेटिव है और वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। भाई वर्क डन बाय ग्रेविटी कौन है, यहाँ पर कंजर्वेटिव फील्ड है। इस चैप्टर में कंजर्वेटिव फील्ड का जगह कौन लेगा, mg। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन लेगा, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स होगा वो। क्लियर है। तो जो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फोर्स होगा उसमें क्या बन जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बन जाएगा। और इस चैप्टर में कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कौन बना हुआ है, अपना ग्रेविटेशन का फोर्स mg, है ना। और स्प्रिंग पढ़ेंगे तो वो स्प्रिंग वाला फोर्स। क्लियर है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू 0, ये बात तो तय है। इसका मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज माइनस टाइम वर्क डन बाय एक्सटर्नल। ये रिश्ता भी यहाँ पर बन गया। ठीक है सर, ये रिश्ता बन गया, अच्छी बात है। अब मैं ज्यादा बेहतर तरीके से कौन सा वर्क डन निकालना चाहता हूँ, मैं एक्सटर्नल वर्क डन निकालना चाहता हूँ। तो मैंने एक बॉडी को उठाया और उठा के मैंने उसको ऊपर रख दिया। तो बताइए कि वर्क डन जो है वो क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मैं निकालना चाहता हूँ। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि सर फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, या आप और डिटेल में लिख लीजिए, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी मैंने दी नहीं, रेस्ट टू रेस्ट लेके धीरे धीरे लग गए थे, तो रेस्ट टू रेस्ट लेके गए थे तो मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। और ये तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ यू ही हुआ ना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं। तो ऐसा हुआ। अब आप चाहो तो चेक कर लीजिए, और फॉर्मूला बन चुका है आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक, अब इसको प्रूफ करेंगे बात सही भी है कि नहीं, है ना। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। बताइए यू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या है, यू इसको ही यू बोलते हैं, यू फाइनल और यू इनिशियल, दोनों शब्दों से इसका यूज होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या है भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है आपका mgh माइनस इनिशियल क्या है 0, तो mgh। तो वर्क डन हमने कितना किया था, ऑफ कोर्स mg फोर्स लगाया था, h हाइट से गया था, तो वर्क डन कितना हुआ था mgh। इसका मतलब भाई साहब बिल्कुल सही आया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज mgh आ गया, और इसका मतलब डेल्टा यू बिल्कुल सही फॉर्मूला है। और इस रिजल्ट से हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज माइनस का डेल्टा यू। क्लियर है। और यही बात हमने वहां पर देखी थी, अभी थोड़ी देर पहले जो लिखा हुआ था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज माइनस टाइम डेल्टा यू, यही तो लिखा हुआ था वहां पर। तो देखिए ये बात अपनी यहाँ से प्रूफ हो जाती है। क्लियर है क्या, क्लियर। अब इस बात को अपने प्रूफ कर लिया कि भाई यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, तो यू फाइनल एमजीएच यू इनिशियल इतना। अब अगर अपन इसको वापस छोड़ते, मान लो कि मैं इसको वापस छोड़ दूं एच हाइट से और ये नीचे आए, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है mgh। ठीक है, शुरुआत में यहाँ पर mgh है, तो इस पे किसने वर्क डन किया, इस पे वर्क डन किया कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड ने वर्क डन किया भाई साहब। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है, देखिए वर्क डन जैसे कि मान लीजिए कि ये है माइनस का डेल्टा यू, इसका मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव होता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, क्योंकि वर्क डन बाय आपका एक्सटर्नल एजेंट है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्लियर। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल। अब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, ग्रेविटेशन चैप्टर में कोई दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट यहाँ का पढ़ा हुआ रूल इस्तेमाल करना है कि भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता है फाइनल माइनस इनिशियल और कंजर्वेटिव होता है इनिशियल माइनस फाइनल। वहां पे बड़े बड़े सिस्टम होंगे, आपको उस सिस्टम की क्या लिखनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कुछ चेंज करके, फिर वहां पे काइनेटिक सॉरी पहले उसकी इनिशियल पोटेंशियल लिख लोगे, फिर उसमें कुछ चेंज करवाया जाएगा, फिर बोलेगा कि अब इसकी अभी की एनर्जी लिख लो फाइनल एनर्जी, फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर आपको एक्सटर्नल निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, कंजर्वेटिव निकालना है तो इनिशियल माइनस फाइनल। एक बार फिर प्रूव करवा रहा हूँ इसी बात को कि देखो वर्क डन इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक, अब बता इनिशियल क्या है mgh, फाइनल क्या है 0। तो अगेन प्रूफ हो गया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव mgh हुआ है। तो हुआ भी तो है, देखो नीचे क्या लगा mg डिस्प्लेसमेंट h, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या हुआ mgh। यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लगा, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ, तो हुआ ना mgh। और देखिए आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल u फाइनल माइनस u इनिशियल, इसके लिए ऊपर लेके थे तो ये फाइनल था, इनिशियल ये था, कंजर्वेटिव में खुद आया है तो ये फाइनल है और ये इनिशियल था। पूरा आपके सामने कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से रख दिया है, कहीं कोई दिक्कत आप बताइए। क्लियर। आप नीट जेई मास्टर क्लास 1 करके अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप डाउट पूछ सकते हैं। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर तक, ग्रेविटेशनल चैप्टर तक काम आने वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर है क्या। चलिए अब अपन क्या करेंगे, ये वाला बात वही होगी। वैसे ग्राफ और बचा है इसमें, देखिए ग्राफ क्या होता है, कैसे ग्राफ बनाया गया है,
ठीक, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर के बीच में, और ये ग्राफ इस तरह से होता है। अब देखिए बेटा, कुछ चैप्टर हैं जैसे कि मान लो ग्रेविटेशनल की अगर हम बात करूं, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती है GMM डिवाइड बाय आर। और अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं तो वहां पर होता है के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर। पर यहाँ पर होता है पुट चार्जेस विद साइन, इसलिए आप ऊपर से समझिए, ये अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है हमेशा, बट इसमें अट्रैक्शन भी हो सकता है एंड रिपल्सन भी हो सकता है, इसलिए इसमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी। मान लो Q1 Q2 दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस आ जाएगा, बट एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का। तो आप इससे ज्यादा बेहतर समझेंगे कि जब दो लोगों में, जब दोनों प्लस प्लस के हैं तो रिपल्सन होगा, तो पोटेंशियल क्या होगी? पॉजिटिव। मतलब कि ये वाला जो है, ये रिपल्सन वाला काम है, रिपल्सन होगा तभी पोटेंशियल क्या होगी? पॉजिटिव, मतलब ऊपर की तरफ। और अगर अट्रैक्शन है तो क्या है? नेगेटिव, जो आपके इस चैप्टर में देख सकते हो और उस चैप्टर में भी आपको मिल जाएगा। तो ये नेगेटिव एनर्जी रहती है। इसमें ये कहा जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये एनर्जी है, मान लीजिए एनर्जी अभी 100 जूल है, ठीक, तो अगर मान माइनस में 100 जूल है, तो अगर मैं इसमें आर बढ़ाऊंगा, आर इंक्रीज करूंगा, तो यू क्या होगा? मान लो मैंने आर डबल कर दिया, ठीक, मान लो कि मैंने आर डबल कर दिया, तो मैं आर को डबल करूंगा तो आपका ये क्या हो जाएगा? माइनस का 50 हो जाएगा। अब माइनस का 100 बढ़ा या माइनस का 50 बढ़ा? और कुछ माइनस का 50 बढ़ा। तो कहा जाता है कि भाई साहब आर बढ़ने पर यू भी बढ़ता है। तो इसका मतलब ये किसका है? अट्रैक्टिव का है। अब रिपल्सन में आ जाओ, मान लो कि मैंने आर बढ़ाया, तो मान लो अभी 100 जूल है, आर बढ़ाया, डबल कर दिया, 50 हो गया, तो डिक्रीज हुआ ना। आर बढ़ाने पर यू अगर डिक्रीज हो तो इसका मतलब वो रिपल्सिव वाला काम हो रहा है, ठीक। और अगर आर बढ़ाने पर यू भी बढ़े तो वो आपका अट्रैक्टिव वाला काम था, अट्रैक्टिव फोर्स था उनके बीच में, जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लियर है? तो ये होगी अपनी पूरी डेफिनेशन, पूरी बातें, एक एक पॉइंट मैंने इसमें कुछ भी नहीं छुपाया। हाँ, अब कुछ बातें ऐसी हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन सब बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए अपन ये है। तो आई थिंक अपने को अभी इस लेक्चर को यहीं पे रोकना चाहिए। हाँ जी, मुझे लगता है कि इस लेक्चर को अपने को यहीं पे रोकना चाहिए, क्योंकि ये लगभग 40 मिनट का हो चुका है। अब अपन अगले लेक्चर में क्या करेंगे? देखो, डेफिनेशनल पार्ट खत्म हो चुका है, अगले लेक्चर में अपन इसके क्वेश्चंस के ऊपर काम करेंगे, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चंस, इसके अलावा फिर अपन क्वेश्चंस का अलग से बनाते हैं, बहुत क्वेश्चन होते हैं इसमें, क्वेश्चंस का अलग से बनाते हैं, दूसरा इसका अगला लेक्चर। इसके बाद अपन फिर इक्विलिब्रियम, या हो सकता है इक्विलिब्रियम मैं शामिल ही कर लूं, मैं चेक करता हूँ यार, इक्विलिब्रियम शामिल कर लेते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर की शुरुआत इक्विलिब्रियम से करते हैं। हाँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम इसमें भी डालने का मतलब नहीं, अलग हो गया है वैसे। इसमें पोटेंशियल एनर्जी, फिर डेफिनेशन, सब तरीके से सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सारी बातें बता दी हैं। इसके अलावा आपको वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, सारी बातें बता दी। क्वेश्चंस कम हुए इसमें, अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, कि भाई साहब ये अपने मैक्सिमम मिनिमम जिसमें यूज होता है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो करेंगे। और उसके बाद फिर क्वेश्चंस की जड़ें लग जाएगी, फिर देखते हैं क्वेश्चन कितने होते हैं, फिर एक लेक्चर बनता है, दो बनता है, कितने बनता है ना। तो चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए अपने प्यारा चैनल नीट जे मास्टर क्लास। बाय।